भोपाल में लॉकडाउन, इंदौर में भी पसरा सन्नाटा, उज्जैन में भी कोरोना ने घरों में कैद रहने को किया मजबूर। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच मध्य प्रदेश सरकार अब और ज्यादा सख्त हो गई है। राजधानी भोपाल के बाद अब इंदौर और उज्जैन में 9 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मतलब अब मध्य प्रदेश के 9 शहरों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। उज्जैन में महाकाल सहित सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों के रिकॉर्ड 4,986 केस सामने आए हैं। जिस तरीके से संक्रमण जिस दर से फैल रहा है उसको देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो लॉकडाउन अभी परसों तक सोमवार की सुबह 6 बजे तक होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको जो अगला वाला सोमवार है अर्थात जो 19 तारीख है 19 तारीख की सोमवार की सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 10 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। धमतरी राज्य का 10वां जिला है जहां प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि लोगों को कोई परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है और कुछ जरूरी चीजों में प्रशासन ने छूट दी है। देश में कोरोना के केस अब रोजाना 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। जिन राज्यों में कोरोना विस्फोट ज्यादा हो रहा है वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा भी मंडरा रहा है। दिल्ली में कोरोना क्यों बेकाबू हो रहा है ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। अस्पताल में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली में कोरोना अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। हर दिन कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। बावजूद इसके लोग कितने लापरवाह हैं इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। दिल्ली का LNJP अस्पताल हो या फिर RML अस्पताल, दोनों कोरोना मरीजों से फुल हैं। लेकिन यहाँ अस्पताल के कर्मचारी ही बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं। हम LNJP अस्पताल के बाहर खड़े हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? आऊँगी जरा के लगाया, आऊँगी आ गया था लगाया हूँ। और आपके सूरत हाल दिखा रहे हैं। देखिए एक वहाँ पे कुलचे वाले हैं, वो LNJP के सामने कुलचा बेच रहा है लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया। मार्केट में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं। चिंता की बात यह है कि कोरोना फैलने पर भी लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। केस बढ़ रहे हैं। गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। क्या मास्क है चेहरे पर, क्या सोशल डिस्टेंसिंग है और क्या कोई कहने सुनने वाला है, उसकी तस्वीर यहाँ देखते ही बनती है, साफ तौर दिखाई भी दे जाएगा। इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला, और चेहरे पर किस तरह के मास्क हैं या नहीं हैं वो आप तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि CM अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं। हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। लॉकडाउन नहीं है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार छठा सीरो सर्वे शुरू करने वाली है ताकि एक बार फिर कोरोना से दिल्ली जंग जीत सके। दुनिया भर में चल रही कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों को संक्रमण का खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। जर्मनी में हुई एक स्टडी में वयस्कों की तुलना में स्कूली बच्चे 4 गुना ज्यादा संक्रमित पाए गए। जर्मनी की एक स्टडी के मुताबिक प्री स्कूल के बच्चों में अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक 5.6% एंटीबॉडी फ्रीक्वेंसी दर्ज की गई थी। वहीं नवंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच कोरोना टेस्ट कराने वाले स्कूली बच्चों में ये आंकड़ा 8.4% सामने आया। कुल मिलाकर स्टडी में ये बात सामने आई है कि दूसरी लहर में एंटीबॉडी फ्रीक्वेंसी पहली लहर की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक रही। मेरे ख्याल से बच्चों में अगर आप एंटीबॉडीज टेस्ट करोगे तो 50% लोगों में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होगा। अभी प्रायोरिटी होगी 12 साल से 18 साल के बीच में ट्रायल करने की, लेकिन 12 साल से कम के बच्चों को ट्रायल कब होगा, कब वैक्सीन आएगा, कह नहीं सकते। अलग अलग रिसर्च से बच्चों पर कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर खतरनाक जानकारियां सामने आ रही हैं। मसलन बुखार का बने रहना, त्वचा पर अलग रंग के पैच नजर आना, आंखें लाल होना, शरीर या जोड़ों में दर्द, उल्टी जैसा होना, पेट में ऐंठन होना, साथ ही फटे होंठ, चेहरे और होठों का नीला पड़ना। इसके अलावा थकान, सुस्ती, ज्यादा नींद आना, भूख न लगना या चिड़चिड़ापन महसूस होना।
इन लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण आपको अपने बच्चे में नजर आए तो टेस्ट कराने में ही भलाई है। मतलब 1 साल पहले जहां हम खड़े थे वहीं आकर फिर खड़े हो गए हैं। एक तो कोरोना का नया स्ट्रेन समझ से परे है, दूसरी तरफ लापरवाही की इंतहा है। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, सतर्क रहें और सावधान रहें। जयपुर में वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन खत्म हो गई। गोरखपुर में वैक्सीन की कमी, उन्नाव में वैक्सीन न मिलने से परेशान लोग, महाराष्ट्र में भी वैक्सीन की कमी। एक और कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, दूसरी ओर देश के कई राज्यों के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की कमी हो गई है। राजस्थान में भी वैक्सीन की कमी के चलते एक और जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है, वहीं ज्यादातर सेंटर सूने हो गए हैं। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ के चलते हंगामा हो गया। ये शिविर लगाया गया, लोग एक साथ बहुत अधिक संख्या में आ गए, लिहाजा कई बार अव्यवस्थाएं फैल गई क्योंकि हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसकी बारी पहले आए। ऐसे में अब जो व्यवस्था की गई है, यहाँ से जो वैक्सीन कराने आ रहे हैं, यहाँ पे गार्ड तैनात किया गया है, आने दिया जा रहा है जिनके, क्योंकि यहाँ बहुत संख्या यहाँ हो गई है, लिहाजा लोग बहुत ज़्यादा आ गए तो उनको भी बार बार मशक्कत करनी पड़ रही है। राजस्थान ही नहीं, यूपी के औरैया में भी वैक्सीन की कमी सामने आई, जिसके चलते लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए घर लौटना पड़ा। गाजियाबाद में सिर्फ जिला अस्पताल में वैक्सीन बची है, बाकी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हर जगह उपलब्ध है, क्यों झूठ बोलते हो तुम? प्राइम मिनिस्टर हो। इन्हें पता है हमारे देश की आबादी इतनी है और गाजियाबाद की इतनी है, तो उसमें मेडिसिन तो देनी चाहिए। अब मेडिसिन खत्म होगी। हालांकि सरकार कह चुकी है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। बिहार और बंगाल पुलिस का मजमा लगा है, वारदात की जगह का मुआयना किया जा रहा है। तस्वीरें बंगाल के इस्लामपुर की हैं, जहां पर बिहार और बंगाल की पुलिस शनिवार सुबह 3 बजे हुई वारदात की तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल बिहार के किशनगंज नगर के थाना अध्यक्ष की बंगाल में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बिहार के किशनगंज नगर के एसएचओ 22 चोरों को पकड़ने के लिए बिहार की सीमा से निकलकर बंगाल के इस्लामपुर इलाके में चले गए। ये इलाका किशनगंज टाउन से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, लिहाजा पुलिस टीम को अंधेरे में दूसरे राज्य की सीमा का अंदाजा नहीं लगा। लेकिन आरोपियों ने इलाके के लोगों को भड़का दिया और लोगों ने पीट कर एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या कर दी। एक मोटरसाइकिल लूट की घटना की सूचना थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार, पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार को मिली। जिस जगह पर रिट्रीट के बारे में खबर थी किधर है उधर का है, वहां पर ग्रामीणों द्वारा जो है उनकी टीम को घेर लिया गया और उनके साथ जो है पत्थरबाजी वगैरह की गई। अपनी टीम के सदस्यों को पहले वहां से सकुशल निकाला। इस क्रम में वो पीछे रह गए, जिसमें जो है उनकी जो अज्ञात भीड़ द्वारा थी जो है उनके द्वारा जो है उनकी मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो किशनगंज मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस हत्याकांड में बंगाल पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल है कि क्यों बंगाल पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद नहीं की। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। कोर्ट ने जैसे ही एएसआई द्वारा ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे करवाने का अहम फैसला दिया, उसके बाद से लगातार कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। तो मंदिर पक्ष के वादी हरिहर पांडे को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हरिहर पांडे को यासीन नाम के शख्स ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत हरिहर पांडे ने पुलिस में की। क्या परिणाम क्या होगा जानते हैं आप? न आप रहेंगे और ना ही आपके सहयोगी। हम के कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? समझ लीजिए मैं दाल मंडी चौक से बोल रहा हूँ। अरे भाई कौन है आप? मैं यासीन कहकर फोन काट दिया। शिकायत के बाद हरिहर पांडे को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हम लोग सीडीआर निकाल के उसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं उसकी, और तब तक के लिए उनको कल से ही हम लोगों ने एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा रखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर मामले की अगली सुनवाई 31 मई को है। लेकिन जिस तरह से फोन पर धमकी और कट्टरपंथी कोर्ट के फैसले पर भड़के हुए हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। टूटी हुई कुर्सी, खून के छींटे, जमीन पर पड़ी चप्पल,
ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के बीच हिंसा की गवाही दे रही हैं। कूच बिहार के बूथ नंबर 126 पर फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 5 लोगों की जान चली गई। ऐसी जानकारी मिली है कि मतदान के दौरान बूथ पर 2 गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा होने लगी। बताया जा रहा है कि भीड़ बूथ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी और वहां तैनात सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की कोशिश की गई। इसी के बाद जवानों को हिंसा पर काबू पाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। इसी बूथ पे ये जो घटना हुई है वो इसी बूथ पर हुई है। यहाँ इसी पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अंदर बूथ के अंदर आने के बाद ये आपको हाल दिख रहा है कि किस तरह से सब कुछ फैला हुआ बिखरा हुआ सब दिखाई दे रहा है। इस पूरे बूथ में हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पोलिंग ऑफिसर्स बैठे हुए थे और अब यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कुछ पर्चियाँ हैं, बूथ कैंसिल हो चुका है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ पड़ी दिख रही हैं। फायरिंग के बाद टीएमसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राज्य की मुखिया ममता बनर्जी ने कूच बिहार जाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा टीएमसी रविवार को पूरे बंगाल में प्रदर्शन करने वाली है। टीएमसी ने केंद्रीय बलों पर हिंसा का आरोप मढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को निशाने पर ले लिया। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। हालांकि फायरिंग पर सिलीगुड़ी रेंज के डीआईजी ने कहा है कि इस घटना में सुरक्षा बलों की कोई गलती नहीं है। एक रूमर स्प्रेड हो गया इधर कि वो लड़का को मोहम्मद मिनाल हक उसका नाम है, 14-15 साल का लड़का है, वो थोड़ा बीमार था। वो स्प्रेड कर दिया कि उसको पुलिस वाला सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस फोर्स क्या किया, उसको गोली करके मार दिया। ऐसा स्प्रेड हो गया। काम में 400-500 लोग लाठी गीटी क्या क्या लेके आ गया, इधर आके अटैक करने लग गया। ऑफिसर था इधर, वो लोग क्या किया सेल्फ डिफेंस में वो लोग गोली चलाया। कूच बिहार के जिस बूथ पर हिंसा हुई वहां चुनाव आयोग ने मतदान रद्द कर दिया, तो सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। कूच बिहार के सितालकुची में बूथ नंबर 285 पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने बम और बंदूक से हमला किया। और चलिए सीधा रुक करेंगे, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कूच बिहार हिंसा पर। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुना दिया है। बता दें आपको कि 24 घंटे तक किसी भी बाहरी नेता के आने पर पाबंदी लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। ये कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कि बाहरी नेता जनता को सुरक्षा बलों को लेकर भड़का सकते हैं। बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को इस बाबत उचित कदम उठाने के जहां निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं इस पूरे मामले पर स्पेशल ऑब्जर्वर और स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है जो पल पल की रिपोर्ट देंगे चुनाव आयोग को इस पूरे मसले पर। कूच बिहार हिंसा को देखते हुए ये बड़ा फैसला उठाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। आपको बता दें कि कल ममता बनर्जी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाने वाली थी, लेकिन अब वो भी नहीं जा पाएंगे। तो 5वें चरण के लिए साइलेंस पीरियड 48 से 72 घंटे का है। कूच बिहार हिंसा पर चुनाव आयोग ने किसी भी बाहरी नेता के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और इसके पीछे वजह सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काने की बात सामने आई है। वहीं 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में 48 घंटे की जगह अब 72 घंटे का साइलेंस पीरियड दे दिया गया। काफिले की घेराबंदी, नारेबाजी और हंगामा, कार का विंडो तोड़ा। तस्वीरें हुगली की हैं। यहाँ बीजेपी की कैंडिडेट हैं लॉकेट चटर्जी। यहाँ लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। लॉकेट को हाथ में चोट लगी है। हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा है। इस दौरान बंगाल चुनाव कवर कर रहे मीडिया की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। इस हमले से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मेरा
पूरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा चप्पा कर रहा था, मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोड़ किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। एक दो नहीं बल्कि 50 बम धमाकों से बीरभूम का इलाका गूंज उठा। लोग धमाकों की आवाज सुनकर सिहर उठे। बीरभूम में सुरक्षा बलों ने 50 से ज्यादा बमों को बरामद किया। इन बमों को सुरक्षा एजेंसियों ने सुबह सुबह डिफ्यूज किया। ये सभी बम टीएमसी जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के गांव नानुर से बरामद किए गए। नानुर पुलिस ने रात भर इलाके में घेराबंदी की। इसके बाद बम एक्सपर्ट टीम ने बमों को डिफ्यूज किया। दक्षिण 24 परगना के बेहाला पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से मतदान शुरू होने से पहले ही हिंसा की खबर आई थी। यहां 142 नंबर वार्ड पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पर हमला किया गया है। इसके अलावा तोड़फोड़ और पथराव भी किया गया। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। वहीं बेहाला पूर्व से बीजेपी की उम्मीदवार टॉलीवुड एक्ट्रेस पायल सरकार की कार पर हमला किया गया है। इसका आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा है। इस हमले के बाद भी पायल सरकार हमले के पीड़ितों से मिलने उनके घर पहुंची और लोगों का हालचाल जाना। ऑब्वियसली तृणमूल के खिलाफ ये आरोप आ रहा है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे थे वो लोग तृणमूल के ही अपने अंदर के लोग हैं। तो ऑब्वियसली मतलब किसी दूसरी तरफ इशारा तो जा नहीं रहा है। चौथे चरण की कस्बा सीट पर भी हिंसा का जोर दिखा। यहां बीजेपी की उम्मीदवार इंद्रानील खान पर हमला हुआ है। दीदी, ओ दीदी। मिशन बंगाल पर निकले पीएम मोदी ने टोलाबाजी, करप्शन और गुंडागर्दी को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। दीदी इतनी हताश हो चुकी है कि वो बंगाल के मतदाताओं को, आप सभी को बदनाम कर रही है। साथियों, चुनाव में हार निश्चित देख दीदी अब अपने पुराने खेल पर उतर आई है। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी और नादिया में चुनावी रैली की और रैली के मंच से पीएम मोदी ने दम भरा कि इस बार बंगाल में बड़ा परिवर्तन होने वाला है और हार के डर से दीदी बौखला गई। बंगाल में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब भी 4 चरण का मतदान बाकी है। आपका ये उत्साह, ये उमंग, ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी अमानत है भाइयों। बंगाल में ममता की जीत की रणनीति बनाने वाले अब पीके भी मान रहे हैं कि बंगाल में पीएम मोदी का जोर है। जी हां, बंगाल में चौथे दौर की वोटिंग के दौरान प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि बंगाल में पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. Modi is very popular. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की ओर से जारी इस ऑडियो क्लिप में प्रशांत किशोर इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। पोलराइज, एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। हालांकि जब ऑडियो क्लिप वायरल हुआ तो प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर पलटवार किया और कहा, मुझे खुशी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा
मेरी क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी अपील है कि चैट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी बातचीत जारी करें। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी 100 सीटों को पार नहीं करेगी। प्रशांत किशोर ने इस ऑडियो का खंडन नहीं किया है, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि उन्हें अब बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी की ताकत का एहसास हो चुका है।